सो इस वीडियो में अलॉन्ग विद द सैम्पल पेपर्स, रेफरेंस बुक्स, पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग मैं अपने पर्सनल फेवरेट कुछ 8 टिप्स शेयर करने वाली विद यू गाइस, जो कि लास्ट पार्ट में आने वाले हैं वीडियो के. सो मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप द वीडियोस. दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिसने मुझे 90 प्लस बेसिकली 95 प्लस स्कोर करने में हेल्प किया था बोर्ड्स में. एंड आई बिलीव कि वो टिप्स तुम लोगों को भी बहुत हेल्प करने वाले हैं. सो या डू नॉट स्किप द वीडियो एट ऑल. और मैं टाइम्स लगाने का कोशिश करूँगी. लास्ट में भी लगवाया था बट आया नहीं. सो या डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि सारे टिप्स बहुत रियलिस्टिक और ऑनेस्ट टिप्स है. सो तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज द 10 ग्रेडर्स नीचे कमेंट्स में छोड़ देना, मैं सब कुछ आंसर करने की कोशिश करूँगी. सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. सो इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरी रिंग लाइट का जो ये है वायर है इससे लगा हुआ है ऊपर. सो ये हिलता रहेगा बीच में. सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अगेन फॉर द 10 ग्रेडर्स, क्योंकि मैंने वो उस वीडियो का मैं सेकेंड वाला पार्ट नहीं दे पाई थी, वेयर आई वाज अबाउट टू टेल यू अबाउट ऑल द क्वेश्चन बैंक्स एंड सैम्पल पेपर्स आई यूज्ड एंड द पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग, जिससे मैंने 96 स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जाम्स में. सो या दिस वीडियो इज़ बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ओल्डर वीडियो, पार्ट 2 है. सो या स्टे ट्यून्ड टू नो मोर अबाउट इट. और मेरे पास एक स्पेशल रिक्वेस्ट आया था कि रीजनल लैंग्वेज को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर भी बोलने के लिए. सो दिस वीडियो इज बेसिकली गोना बी डिवाइडेड इनटू आई गेस 3 और 4 पार्ट्स, जिसमें पहले तो मैं बोलने वाली अबाउट द सैम्पल पेपर्स, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज टैकल करने की टिप्स, थर्डली अबाउट द क्वेश्चन बैंक्स एंड पीवाईक्यूज, एंड लास्ट तक देखना क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग टिप्स देने वाली हूँ. 8 टिप्स विच आर हेल्प मी अ लॉट इन द लास्ट मंथ्स, एंड आप लोगों को भी बहुत काम में आएगा. सो या स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो. सो मैंने ना इस वीडियो के लिए भी अपने टैब में अच्छे से लिख लिया है कि कहाँ से क्या बोलना है. सो यू कैन सी, इफ़ यू कैन सी, हाँ यहाँ पे पूरे सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई है. सो आई एम गोना स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द सैम्पल पेपर्स. एंड यहाँ ये जो बैकग्राउंड का नॉइस है इग्नोर कीजिए, क्योंकि वंस अगेन द नेबर्स, आई रियली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ओके. सो पहले तो मैं सैम्पल पेपर्स के बारे में बात करने वाली हूँ. सो द सैम्पल पेपर्स, विच सैम्पल पेपर्स आई यूज़. सो मैंने पर्सनली यूज़ किया था अरिहंत के सैम्पल पेपर्स, क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें सजेस्ट किया था कि अरिहंत यूज़ करो. तो बेसिकली बात क्या है ना, आई बिलीव कि सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सब तो एनसीईआरटी से आते हैं. एनसीईआरटी के सारे बुक्स से, मतलब एनसीईआरटी हमारा सेवियर है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आने वाले. बट क्वेश्चंस को घुमा के दिया जाता है, पूरा डायरेक्टली दिया नहीं जाता है. तो इसीलिए ना सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसी क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है, बुक से ये आंसर वही होने वाला है. बट ये पता चलता है कि हाँ यही होने वाला है आंसर, बट वरना यूजुअली पता नहीं चलता है कि ये होने वाला है आंसर. सो दिस इज वाई आई बिलीव सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट. सो वेल सीबीएसई ने सब कुछ हमें प्रोवाइड करके रखा है, एनसीईआरटी से ही आता है सब कुछ, और पूरा डायरेक्ट आंसर ही आता है. हमें सैम्पल पेपर्स भी रिलीज कर दिया है वेटेज के लिए कि कौन सा चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना है. सो इट्स ऑल इन आवर हैंड्स. पता है बोर्ड्स अच्छा करना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि सब फैसिलिटी सीबीएसई ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करके रख दिया है. सो या सैम्पल पेपर्स में मैंने अरिहंत यूज़ किया था, विच इज़ वाई बिकॉज बोलती हूँ कि हमारे स्कूल में ना टीचर्स ने हमें बोला था कि ओसवाल या फिर अरिहंत खरीद लो, क्योंकि अरिहंत का लेवल ओसवाल से थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब तो इसीलिए हमें बोला था कि अरिहंत खरीदना. तो आई वॉज अबाउट टू बाय द ओसवाल बुक्स ऑफकोर्स, क्योंकि सबने ओसवाल खरीदे थे. पर और भी बुक है, कुछ आरजी समथिंग का एक था, मेरी फ्रेंड्स ने खरीदे थे. फिर एड्यूकार्ड का होता है, ओसवाल का होता है, बहुत कुछ का होता है. बट आई पर्सनली प्रेफर अरिहंत, क्योंकि इंग्लिश का भी मैंने अरिहंत का ही मेरे पास रेफरेंस बुक था. हाँ. सो मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए तो मैंने अरिहंत यूज़ किया था, एंड दैट हेल्प मी स्कोर 96%. सो या अरिहंत मैंने यूज़ किया था, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या खरीदना है. बट फॉर मी मैंने अरिहंत यूज़ किया था, एंड अरिहंत का लेवल काफ़ी अच्छा है, रेंजिंग फ्रॉम द नॉर्मल टू द डिफिकल्ट लेवल. और बिफोर द सैम्पल पेपर्स 15 सैम्पल पेपर होते हैं ईच बुक में. और बिफोर मूविंग टू द सैम्पल पेपर का सेक्शन, वहाँ पे मतलब हर एक चैप्टर के रिवीजन होता है. वहाँ पे एक क्यूआर कोड होता है, उस क्यूआर कोड से रिवीजन को स्कैन कर सकते हैं. ये आवाज़ में क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार, प्लीज़ इग्नोर. मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना, एंड यूज़ हेडफोन्स फॉर बेटर क्वालिटी. ऑल राइट. सो या सो दिस इज ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर्स विच वाज अरिहंत. और मैंने बोला है कि क्यों इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज, क्योंकि सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बोर्ड्स में. तो इसीलिए आई बिलीव कि पीवाईक्यूज करना भी इंपॉर्टेंट. बट मैंने ओके नेक्स्ट कम्स हाउ टू टैकल रीजनल लैंग्वेजेस. सो या सो लेट मी टेल यू अबाउट इट कि रीजनल लैंग्वेज का हर एक का अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अलग होता है. जैसे कि मेरा था हिंदी, जिसमें था देवनागरी लिपि. तो हमारी टीचर ना काफ़ी अच्छी थी. तो बचपन से जब मुझे भी कुछ डाउट आता था तो मैं ऑन द स्पॉट पूछ लेती थी. हमारी टीचर बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी और अच्छी थी हमारी टीचर. सो मैं तब से बोली, तो मेरा हिंदी में कॉन्सेप्ट बचपन से क्लियर रखा है, तो इसीलिए मैं हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाई थी स्कूल में. बट बोर्ड्स में पता नहीं कैसे चेकिंग हो गया और मुझे सिर्फ 91 ही आ गया. सो मैं बोलती हूँ ना कि तुम लोग सबसे पहले तो बेसिक्स को समझो, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में अपनी एक वो एक अलग ही दुनिया होती है लैंग्वेज. अभी देखो एसएसटी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सब तो हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना, तो हम खुद लिख सकते हैं. ऑफकोर्स इंग्लिश तो सभी लिख सकते हैं. बट अबाउट द रीजनल लैंग्वेज तुम्हें सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यू शुड फोकस ऑन द स्पेलिंग्स, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि
हमारे हिंदी हो या फिर एसमीज हो या फिर संस्कृत हो, सबकी स्पेलिंग्स में ही जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स, और ये चीज़ बचपन से करनी चाहिए थी, पर अभी यू स्टिल हैव टाइम, 2-3 मंथ्स, यू गेट 2-3 मंथ्स इन योर हैंड्स। तो स्पेलिंग अच्छे से प्रैक्टिस करना एकदम, और वेराइटी ऑफ रेंजेस के क्वेश्चंस करना। और ये जो चैप्टर्स होते हैं, आंसर्स होते हैं ना, उनको याद करने की मत कोशिश करो, लंबे लंबे आंसर्स 3-4 मार्क के। पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लो, और फिर एक कॉपी में ना इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के ये लिखो कि ये टॉपिक का नाम लिखो। टॉपिक का नाम लिखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख दो कीवर्ड्स के साथ। उन कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को याद करके जाओ, एंड देन तुम्हें लैंग्वेज तो आनी चाहिए ऑफकोर्स। फिर उस कीवर्ड्स और की पॉइंट्स से तुम ना आंसर बनाओ लंबा वाला 3-4 मार्क का। एंड टू द सेम थिंग, पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद एंड एवरीथिंग, कि हमारा अनुच्छेद था, फिर हमारा लेटर राइटिंग था, ये सब कुछ था। तो की पॉइंट्स याद करके सब कुछ ऐसे कर लेना। सो दिस इज व्हाट आई यूज फॉर ऑल द रीजनल लैंग्वेज स्टफ। क्योंकि स्ट्रेंथन योर बेसिक्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही मेन मंत्र है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने का। सो यू गाइस कैन फॉलो इट। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन बैंक्स। सो बेसिकली मेरा ना क्या हुआ था क्वेश्चन बैंक्स को लेके, तो मैंने ना मतलब पापा से जब 10th स्टार्ट हुआ था तब मुझे लगा था कि सैम्पल पेपर्स ना 10 के स्टार्टिंग में ही निकल जाते हैं। मुझे नहीं पता था ये बात कि प्री बोर्ड्स के पहले पहले रिलीज होते हैं। तो आई वाज जस्ट आई वाज वेरी इग्नोरेंट एट दैट टाइम। सो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैंने पापा से बोला था कि ओसवाल के ले आना, क्योंकि एट दैट टाइम मतलब ओसवाल बहुत फेमस था कि ओसवाल लाओ ओसवाल लाओ। तो मैंने पापा को बोला था कि ओसवाल के ले आना। तो पापा उठा के ले आए। तो पापा ने लाया क्वेश्चन बैंक्स, और मुझे वो पता नहीं था कि क्वेश्चन बैंक्स लाना है। तो मतलब मुझे नहीं पता था कि सैम्पल पेपर चाहिए और क्वेश्चन बैंक्स अलग से आते हैं। तो मुझे लगा था वही क्वेश्चन बैंक्स, और मैं वो प्री बोर्ड्स के आगे करने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स के आगे तो टाइम मिलता नहीं है, और हमारा स्कूल हमें बंद बिल्कुल नहीं देता था। तो मैंने सोचा कि चलो ये क्वेश्चन बैंक्स ला लिया। फिर जब बोर्ड्स के आगे मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे रियलाइज हो, पापा ये तो क्वेश्चन बैंक्स है, हमें तो मैम ने बोला कि सैम्पल पेपर्स खरीदो। तो मैंने तब पापा को बोला कि सैम्पल पेपर्स लाना, पर इस बार अरिहंत के लाना। तो पापा ने बोला अच्छा ओके, वो अरिहंत का सैम्पल पेपर्स लिया है। बट मैंने ओसवाल के ये जो क्वेश्चन बैंक्स है मैंने उनको मतलब वो नहीं किया, रिटर्न करने के नहीं दिया। मैंने वो सैम्पल पेपर्स, मैंने वो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स अच्छे से यूज़ किए। एंड लेट मी शो यू द क्वेश्चन बैंक्स क्विकली। सो मैं दिखाती हूँ, मेरे पास अभी 2 क्वेश्चन बैंक्स है 11 के। अभी ये देख लो, एक है ये वाला 11 का क्लास फिजिक्स का, पर मैं कॉमर्स की, मुझे ये PR में मिला था अच्छे से। एंड ये वाला है केमिस्ट्री का। तो इन दोनों के फीचर्स के बारे में जानने के लिए यू क्लिक ऑन दिस वीडियो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। मैंने जब क्वेश्चन बैंक्स खरीदे थे अपने एग्जाम में, जो टॉपर्स के आंसर्स दिए होते थे, कि जिसमें पूरे फुल मार्क्स मिले थे उन टॉपर्स को, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। कभी कभी होता है कि तुम पूरा लिखते हो जितना आता है तुम्हें, बट तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में से छोड़ देते हो। तो वहाँ पर टॉपर्स के आंसर्स दिए होते हैं तुम लोगों को, चेक्ड टॉपर्स के आंसर्स, जिसमें से तुम अपने प्रिपरेशन को एज कर सकते हो। एंड दैट प्रोवाइड्स यू विथ मोर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग टू राइट ऑल द आंसर्स। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर्स एज आई टोल्ड। एंड नॉट द सैम्पल पेपर्स, द क्वेश्चन बैंक। सैम्पल पेपर्स का तो टॉपिक हो गया है। तो क्वेश्चन बैंक्स के लिए मैंने यही स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। एंड देन PYQs की बात करते हैं। तो PYQs के लिए मुझे सच में पता नहीं था कि ऐसे PYQs भी आते हैं। सो मैंने PYQs कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बट मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे ना। तो क्वेश्चन बैंक्स में लास्ट 3-4 ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं ना, तो वो दिए होते हैं। तो मैंने वो सॉल्व किया था। तो मैंने ना क्या किया था, मैंने तो सैम्पल पेपर मैंने कॉपीज़ बनाए थे अलग अलग से, छोटे छोटे से। मैं उसमें 15 मैंने पूरा 15 के 15 सैम्पल पेपर सॉल्व किए, ट्रस्ट मी। तो मैंने वहाँ पे सॉल्व करके ना मैं लिख देती थी। और क्वेश्चन बैंक्स का भी मैं हर एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ के जाती थी। एक चैप्टर रिविजन हो जाने के बाद मेरा, क्योंकि मैंने बोर्ड्स के बाद एक हफ्ते का रेस्ट लिया था। हाँ, सो वेल, टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन अ बेटर वे, आप लोग ये वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी। सो या आफ्टर दिस, ये वाला सेकंड पार्ट है इसका। तो मैंने ना वहाँ पे रिवीजन कर दिया। रिवीजन हो जाने के बाद एक चैप्टर मैंने बोर्ड्स के बाद एक हफ्ते का रेस्ट लिया था। फिर जनवरी में मुझे बीमारी हो गई। सो एक हफ्ते 15 डेज़ मेरा पढ़ना बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो नहीं होने के बाद मैंने वो किया। आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, मुझे ना मैंने एक चैप्टर रिवीजन हो जाने के बाद अच्छे से, क्योंकि प्री बोर्ड्स के लिए किया था, और अगर रिवीजन नहीं हुआ तो मैं वो चैप्टर फिर से पढ़ती थी, फिर एक दिन रिवाइज करती थी, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने बैठती थी। और फिर ऑफकोर्स नोट कॉपी के पीछे तो हमारे पेजेस रह जाते जिसमें मैं नोट्स बनाती थी, क्योंकि मैं इतना मोटा कॉपी यूज़ करती थी क्लासमेट का, मुझे पूरा नहीं चाहिए होता था। तो उसके पीछे जो पेजेस मैं उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देती थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के चैप्टर 1 ऐसे लिखती थी। क्वेश्चन बैंक्स में तो मुझे जो लगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको नोट कर लेती थी वहाँ पे, और जो क्वेश्चन ईजी थे मैं आराम से सॉल्व कर पाती थी। मैंने वो नहीं लिखा, क्योंकि मैं जब बोर्ड्स के पहले दिन उसको पढ़ने वाली थी ना, मतलब उस नोट कॉपी को, तब मैं उन क्वेश्चंस को भी एक साथ पढ़ती जाती थी। तब मैं और क्वेश्चन में फालतू में नहीं खोलती थी, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी, और मैं अभी भी ये यूज़ करती हूँ कि एक चैप्टर हो जाने के बाद उसके पीछे के क्वेश्चन देखती हूँ अच्छे से। जो लगता है टफ है, मुझे नहीं आएगा एक बार में, तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ, फिर इसको पढ़ती हूँ अच्छे से, लिख लेती हूँ। सो दिस वाज व्हाट आई डिड। और बात करें अभी रेफरेंस बुक्स की। हाँ, तो रेफरेंस बुक्स मैंने क्या यूज़ किया थ्रू आउट द। तो मैंने साइंस के लिए तो मैंने एस चंद लिया था, क्योंकि एस चंद में सब कुछ बहुत इलेबोरेटली होता है। एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, क्योंकि NCERT में होते तो सब कुछ है, पर लैंग्वेज बहुत
पता नहीं, लैंग्वेज बहुत ड्राई लैंग्वेज में दिया होता है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर तुम एक बार में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 2-3 बार पढ़ने से आता है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना आता भी नहीं था समझ, तो मैंने एसचंद को रेफर किया पूरा साल साइंस के लिए। आई यूज्ड एसचंद, तो मैं एसचंद को देखती थी, एनसीईआरटी को देखती थी, और मेरे साइंस की ट्यूशन्स थे, तो सर जो नोट्स देते थे मैं सबको देखती थी, और जितना शॉर्ट हो सके, जितना मुझे समझ आ सके और आंसर के लिए एनफ हो सके, मैं वैसे अपनी नोट कॉपी में सब कुछ लिखती थी, फिर मैं उससे पढ़ती थी। तो एसचंद के लिए तो मैंने वो किया, बट एसचंद में फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी दिए होते थे। और हमारे जो पहला हाफ ईयरली था 80 मार्क का, मतलब पहला प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड होते थे हमारे। सो उसमें हमारा साइंस का इतने भयंकर क्वेश्चन आ गए ना फिजिक्स के, हमें क्लास में भी नहीं करवाए थे। सो मुझे बहुत डर लग गया कि ऐसे क्वेश्चन तो है ही नहीं एसटन में, क्योंकि एसटन के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो मैंने उसके लिए स्टैलिन मल्होत्रा का एक बुक आता है फिजिक्स का, तुम लोग मत खरीदो, मैंने फालतू में खरीद लिया था, बहुत क्वेश्चन होते हैं, उतना आता भी नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कंपटीशंस के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, और अगर यू आर एमिंग टू टेक साइंस तब ले लेना अच्छे से, क्योंकि दैट विल हेल्प यू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। सो या मैंने वो खरीदा था, स्टैलिन मल्होत्रा का फिजिक्स का एक बुक आता था, न्यूमेरिकल्स का ही था सिर्फ, वो रिवीजन भी था शायद, याद नहीं है। फिर उसके बाद तुम्हारा आता था एक और बुक दिनेश का, तो सबने नाम ही सुना होगा, दिनेश पता नहीं नाम क्या है फुल, दिनेश का भी एक फिजिक्स का बुक आता है, उसमें भी सब कुछ जैसे एस्टन जैसा होता है, बट शॉर्टली होता है और न्यूमेरिकल्स होता है। दिनेश का लेवल थोड़ा सा हाई होता है हाँ प्रैक्टिस का, तो मैंने वो भी खरीदा था। तो एस्टन का तो काफ़ी ईजी था, आराम से सॉल्व कर पाते थे, आफ्टर यू रीड ऑल द मटीरियल रिलेटेड टू द चैप्टर, एस्टन के क्वेश्चन हो जाते थे। तो मैंने ना इसके लिए दिनेश भी मंगवा लिया था, तो मैंने सबके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व किया, पर एग्जाम में बोर्ड्स में काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल्स आए टू बी ऑनेस्ट। सो ऐसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया साइंस की। मैथ्स का मैं रेफरेंस बुक मैंने यूज़ किया था पूरे साल, RD शर्मा एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने यही दोनों बुक सॉल्व किया, और एनसीईआरटी ऑफ कोर्स, यही तीनों सॉल्व करके मैंने 100 स्कोर किया था मैथ्स में। तो इट वाज लाइक क्वाइट ईजी, क्योंकि RD शर्मा अगर सॉल्व किया तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी उसमें थे, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने बहुत टफ नहीं किया क्योंकि आई वाज बेसिक। तो और फिर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने साइंस का भी लिया था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस कम था मेरे में, तो मैंने साइंस का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिया था। एंड देन इंग्लिश का मैंने अरिहंत का रेफरेंस बुक लिया था, जो कि ये बहुत फेमस बुक है, क्लास शायद 8 से आता है, 11 तक 12 तक आता है वो वाला बुक, और काफ़ी इफेक्टिव है, उसमें सब कुछ होता है, क्योंकि ग्रामर के इलेबोरेट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होते हैं, ग्रामर के सारे एक्सरसाइज अच्छे से दिए होते हैं, ग्रामर के जो भी टॉपिक चाहिए 10 में, जो भी CBSE रिलीज करते हैं सारे टॉपिक्स में। और ये जो पैसेज होता है अनसीन पैसेज, वो भी बहुत दिए होते हैं, अराउंड 50-60 दिए होते हैं, तो तुम उनमें से रैंडमली 10-15 सेलेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर लेटर राइटिंग, क्वेश्चनिंग, सब कुछ दिया होता है, हर एक चैप्टर का अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ, समरी के साथ, क्वेश्चन एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब कुछ दिए होते हैं। और उसमें मुझे इस बुक का सबसे बेटर क्या लगता था पता है, कि इसमें ना तुम्हें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं आंसर को फ्रेम करने के लिए, वो चीज़ें समरी में दिया होता है, तो तुम वहाँ से अंडरलाइन करके कीवर्ड्स उठा सकते हो, उठा के अपने नोट के लिए, मैंने बोला ना टॉपिक को लिखो, लिखने के बाद एक एक कीवर्ड्स अच्छे से लिख लेना, उसमें कीवर्ड्स अच्छे से आते हैं, और वो आंसर्स अगर तुम आंसर्स में यूज़ करते हो ना, सो द टीचर्स आर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड कि हाँ इतना अच्छे से समझा रही है ये चीज़। एंड इंग्लिश का मेन मकसद ये है कि तुम ज़्यादा टफ वर्ड्स यूज़ मत करना, कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो कि बेसिक हो और तुम्हें मतलब वो हो जाए, मतलब टीचर्स को भी समझ में आ जाए और आंसर भी अच्छे से समझा दिया जाए। तो मैंने वहाँ से कीवर्ड्स पिक किए थे सारे चैप्टर्स के लिए, मैं एक पेज में वो कीवर्ड्स लिख के रख देती थी, रख देने के बाद मैंने वो सब कुछ आराम से लिखा, लिखने के बाद मैंने पढ़ा। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर इंग्लिश। ये था इंग्लिश का रेफरेंस बुक के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेफरेंस बुक्स फॉर SST। मैंने SST के लिए भी ये अरिहंत का ये वाला बुक लाया था, इतना मोटा सा आता है, इंग्लिश का भी इतना मोटा सा ही आता है अरिहंत का। बट टू बी ऑनेस्ट SST का रेफरेंस बुक इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बुक से ही सब कुछ आता है, तुम बुक से ही नोट्स बना सकते हो, बट दैट रेफरेंस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस। मैं बोलती हूँ कि रेफरेंस बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, तुम्हें चैप्टर के अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट वे में, तुम्हें वो पता चल जाता है अगर तुम वो क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व करोगे तो मेरे लिए वो इफेक्टिव था, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन लाइक ऊपर से देखा, क्योंकि आंसर्स तो सारे नोट्स के बीच में ही थे, बुक से ही होते हैं सारे आंसर्स एकदम पॉइंट वाइज। और कभी कभी मतलब तुम्हें पॉइंट्स फिगर आउट करने में प्रॉब्लम होती है कि ये वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर कौन सा पॉइंट से निकलेगा, तो तुम्हें 5 मार्क का आंसर्स के पॉइंट्स निकालने के लिए वो वाला चीज़ बुक काफ़ी हेल्प करता है। तो मैंने वही किया था, इसीलिए मेरे पास वो भी था नोट्स के लिए, पर मैं नोट्स बुक से ही बनाती थी एज ऑलवेज की तरह। So now it's time for the most awaited part of the video, which is the life saving hacks and the time saving tips for all the 10 readers, जिसमें मैं 8 टिप बोलने वाली हूँ तुम लोगों को। एंड इफ यू guys follow this tips efficiently, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि तुम लोग 90+ स्कोर करोगे ही करोगे। So let's talk about the tips. The first tip is the traffic light method. Okay, ये मेथड ना मैं बहुत इंस्टा के वीडियोस देखती थी, स्टडी वीडियोस, तो उसमें मुझे ये मेथड मैंने डिस्कवर किया था, विच इज़ कॉल्ड द ट्रैफिक लाइट मेथड। सो क्या है ये मेथड, मैं बोलती हूँ। तो बेसिकली ना ये मेथड तुम्हें क्या करता है, ट्रैफिक लाइट का तो पता है, सब में 3 लाइट्स होती है, रेड, ग्रीन और येलो। रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब वेट एंड ग्रीन मतलब गो। तो जब भी तुम एक चीज़ होने के बाद बोर्ड्स के कुछ दिन पहले जब रिवीजन करने बैठोगे, जब सब चीज़ों का अपने नोट्स में से, तो तुम पूरा पढ़ के जाना, और जिस टॉपिक में ना तुम्हें डिफिकल्टी आएगी, तुम उसको मतलब बहुत डिफिकल्टी आएगी तुम्हें, तुम उसको रेड लाइट मार्क कर देना रेड कलर से, या फिर रेड लाइट लिख देना साइड में एक ब्रैकेट में ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से, जिससे भी लिखो। तो रेड लाइट लिखने से तुम्हें क्या होगा,
स्टॉप, ये वाला बीच में क्या हो गया था पता नहीं। सो या तो तुम उसमें ना रेड लाइट लिख देना। रेड लाइट लिखने से मतलब क्या होता है कि उस टॉपिक में तुम्हें डिफिकल्टी एंड यू नीड टू गो थ्रू द टॉपिक नाइसली वन सेकेंड। और अगर थोड़ा सा डाउट है तो तुम उसमें येलो लाइट डाल देना, उसमें तुम थोड़ा 5 मिनट में कम टाइम इन्वेस्ट करके वो वाला टॉपिक भी देख लेना। और जिसमें तुम्हें ईजी लगता है उसमें कुछ भी मत डालो, मतलब वो ग्रीन लाइट है, तुम्हें वो अच्छे से आ जाएगा बोर्ड्स में भी। तो जो टफ लगता है उसमें मैंने ये वाला अप्लाई किया था बोर्ड्स की, जब पहली रात में पढ़ रही थी सब कुछ। और एक बार तो मैंने उसमें ऐसे रेड लाइट लगा दिया था, एक टॉपिक में एक पेपर लिया था मैंने, उसमें रेड लाइट ऐसे टॉपिक लिखे जो टॉपिक्स थे हर एक चैप्टर के। साइंस के हो तो साइंस के साइड टॉपिक, बायो लिख के बायो, फिजिक्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, तो मैंने वैसे लिखा था सब कुछ। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सब सब्जेक्ट्स का मैंने किया। मैथ्स का भी मैं ऐसे टिक लगा के स्टिकी नोट लगा देती थी जिस पेज में वो सम था मुझे टफ लगा। तो ये वाला रेड लाइन मेथड बहुत ज़्यादा काम दिया मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फ्रीक्वेंट रिविजन्स। जब तुम प्रीबोर्ड्स के बाद पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, उसमें तुम्हें जिस टॉपिक में डिफिकल्टी आएगी ना उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना, तब तुम्हारे दिमाग में ना वो अच्छे से एम्बेड हो जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर केमिस्ट्री एंड बेसिकली एसएसटी बहुत रिविजन करना पड़ता है तभी जाके दिमाग में घुसता है। एंड फॉर केमिस्ट्री टू इस फॉर्मूलाज याद करने में बहुत डिफिकल्टी होता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है केमिस्ट्री और एसएसटी के लिए। और मैं बोलती हूँ केमिस्ट्री का ना क्या है, तुम लोग को केमिस्ट्री अच्छे से बेस से समझना पड़ेगा ताकि तुम लोग को ये जो फॉर्मूलाज है याद हो जाए। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन बैंक्स में तुम लोग को मिल जाएंगे, वहाँ से अच्छे से सॉल्व करना ताकि तुम लोग को अच्छे से मतलब वो ग्रैस्प हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला आंसर होने वाला है। सो दिस इज व्हाट इज फॉर केमिस्ट्री। एंड मैं बोलती हूँ एसएसटी का, एसएसटी कैसे पढ़ना है तुम लोगों को, मैं बोलती हूँ कि तुम लोग एसएसटी को ना एक स्टोरी की तरह समझना, ओके। एंड दिगराज सर का लेक्चर और बाकी अच्छे अच्छे टीचर्स भी है, मुझे दिगराज सर पर्सनली अच्छे लगते थे। तो तुम एसएसटी को ना अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ना। पॉइंट वाइज पढ़ने के बाद तुम सोचना कि ये एक स्टोरी है, फिर स्टोरी को अच्छे से इंटरलिंक करने की कोशिश करना कि ये यहाँ से लिंक होगा, ये यहाँ से लिंक होगा, फिर दिस इज गोना बी लिंक विद दैट टॉपिक। सो वैसे इन चीज़ों को ना तुम लोग लिंक कर देना। सो लिंक करने से आई बिलीव कि तुम लोग को सब कुछ अच्छे से जॉइन करने में याद होगा, तुम लोग को याद हो जाएगी हाँ इस पार्ट के बाद ये पार्ट आने वाला है, क्योंकि एसएसटी इज बेसिकली अ स्टोरी, यू नो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स की, यहाँ के बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो तुम लोग अगर स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तो तुम लोग सब कुछ अच्छे से लिंक कर पाओगे और अच्छे से तुम लोग को याद भी हो जाएगा। तो टिप नंबर 3 जो कि है तुम्हारा मैथ्स का, हाँ ये बहुत बड़ा टाइम सेविंग टिप है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस टिप ने, टू बी ऑनेस्ट। कैसे मैं बोलती हूँ क्या है। सो मैंने बोला कि मैं आरडी सॉल्व करती थी। सो मैं आरडी का ना क्या करती थी, हर एक एग्जाम्पल, हर एक सम जो ईजी, मतलब आरडी में तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, जो रिपीटेड था मैंने उनको सॉल्व नहीं किया। इग्नोर द नॉइस प्लीज़ यार। सो मैंने रिपीटेड जो सम्स होते थे, मतलब जो रिपीटेड होते थे, मैंने उनमें से जो टफ था और जो एक इजी एक टफ मैं अच्छे से सिलेक्ट करके मैं एक कॉपी में करती थी। मेरा इतना कॉपी क्लासमेट का जो आता है, या फिर तुम्हें क्लासमेट यूज़ नहीं करना तो तुम कुछ थोड़ा कम क्वालिटी का भी कॉपी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्लासमेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है और ये तो तुम्हें जाके फेंकना ही है ना, तो तुम थोड़ा सा कम में SL या SB का कुछ था वो यूज़ करती थी मैं। तो वहाँ पे ना तुम्हें क्या होता है, तुम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, मतलब अच्छे से सॉल्व करते जाना। स्टार्टिंग के पहले से करना होता है, अभी तो तुम्हारा ये पार्ट नहीं होगा, बट मैं बताती हूँ कि मेरे लिए क्या होता है। तुम अभी भी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट कर सकते हो। तुम हर एक चीज़ को सॉल्व करके रख देना। सॉल्व करके रखने के बाद जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना, एग्जाम के 2 या 3 एक हफ्ते या फिर बेसिकली 5 दिन पहले उसको अच्छे से देखते जाना। तुम्हें जो लगता है कि जो चैप्टर ईजी है ना, तुम्हें आएगा वो चैप्टर, तो तुम उसको प्रैक्टिस मत करो दोबारा, क्योंकि मैथ्स करने में बहुत टाइम जाता है। आई पर्सनली नो दैट, क्योंकि मैं मैथ्स करने बैठती हूँ तो मेरा कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना होता ही नहीं है। तो तुम उसको अच्छे से देखते जाओ। जो चीज़ तुम्हें लगा कि हाँ ये वाला टफ होने वाला टॉपिक, तो ये वाला अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लो। वो सब जो चैप्टर टफ है वो प्रैक्टिस करो, जो नहीं है ना तुम उनमें से ऐसे फ्लिप करके देखते जाओ। इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचने वाला है। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4, कीप फेब्रुअरी फॉर रिविजन स्ट्रिक्टली। फेब्रुअरी के महीने में मेरा बोर्ड स्टार्ट हुआ था 21 को। हाँ, फेब्रुअरी का महीना जो है ना, प्री बोर्ड्स में तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तुम लोगों का। तो प्री बोर्ड्स हो जाने के बाद दिसंबर और जनवरी में पूरा रिवीजन करो, 15 दिन स्ट्रेटेजी बना के। एक दिन रिवीजन हो जाने के बाद तुम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक्स देखो, अच्छे से हो जाएगा, ये मैनेज हो जाता है। क्योंकि तुम्हें पूरा दिन घर में ही तो मिलता है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रात में शायद तुम 1 बजे तक जग लो, बट सुबह थोड़ी देर तक सो लेना। तो इसीलिए मतलब तुम अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद तुम फेब्रुअरी को सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। फेब्रुअरी महीने में या तो सिर्फ सैम्पल पेपर ही सॉल्व करो तुम लोग, एंड सिर्फ रिवीजन ही करो सब चीज़ों का, कि एक रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। तो रिवीजन ही करना फेब्रुअरी के लिए, ओके। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज स्लीप। अच्छे से सोना यार, अच्छे से सो जाना तुम लोग, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं सोओगे ना तो दिमाग कुछ भी नहीं रिटेन कर पाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है तो तुम जो पढ़ते हो वो दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। बहुत लोग होते हैं ना एग्जाम के रात में 2-3 बजे तक जगते हैं, 2 घंटे सो के एग्जाम देने आते हैं, तो उसमें तुम्हारा सब कुछ बहुत गंदा जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है मैथ्स एंड इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स को टाइमर्स के साथ सॉल्व करना। ऑलराइट, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैथ्स का तो हो ही जाता है, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है हो ही जाता है। मैंने खुद अपना मैथ्स का पेपर 1 आवर 15 मिनट्स में सॉल्व कर दिया था, क्योंकि तुम्हें 15 मिनट पहले बोर्ड्स का पेपर मिलता है ना, तो मैंने उन 15 मिनट में पूरे 20 MCQ सॉल्व कर दिए थे। तो इसीलिए बाकी पेपर मैं आराम से कर पाया। और मैंने खुद मैथ्स का पेपर लास्ट से करती हूँ हमेशा, ताकि मेरा मतलब लंबे सम जल्दी हो जाए, तो ऐसे करती थी मैं। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर मैथ्स। और इंग्लिश का भी मैंने टाइम मैनेज करके मेरे लास्ट में 35
35 या 45 मिनट्स बच गए थे, मैंने बहुत स्पीड लिखा। तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, हम हल्के में ले लेते हैं इस टाइम मैनेजमेंट को, वरना पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता, क्या ही चेक करोगे। और तुम्हें एक बार रिवीजन तो मारना ही मारना है, रिवीजन इज अ मस्ट। पेपर कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवाइज करके अच्छे से देख लेना, मैथ्स के चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट करके फिर से चेक करना। सो दिस द नंबर 8 टिप, एनसीईआरटी बुक्स आर योर सेवियर। ऑलराइट, सो एनसीईआरटी के अलावा बाकी कुछ बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी बुक सिर्फ तुम्हें गाइड करने के लिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए होती है, बट जो मेन बेस थीम आता है ना वो एनसीईआरटी से ही आता है। बट तुम्हें सब कुछ मतलब उल्टा करके घुमा के दिया जाता है, तुम्हें इसलिए लगता है कि बाकी चीज़ से क्यों आ रही है। तुम्हें बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सब कुछ मतलब ऐसे घूमकर आता है तुम्हारा, तो घूमकर आता है तो एनसीईआरटी से ही आता है सब कुछ, बट घूमकर आ जाता है, घूमकर, या फिर क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो जाता है, लैंग्वेज अलग हो जाता है, तो इसीलिए तुम्हें मतलब सब कुछ मतलब अच्छे से देखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है बाकी, बट सब कुछ घूमकर ही आ जाता है। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज, दीज वेर सम पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई फॉलो। क्या एनसीईआर मतलब क्या सैम्पल पेपर्स यूज़ किए, क्या क्वेश्चन बैंक्स यूज़ किए, क्या रेफरेंस बुक्स यूज़ किए, मैंने सब कुछ बता दिया। एंड दीज आर द 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने फॉलो किया था, दैट हेल्प मी स्कोर 96% इन माई बोर्ड एग्जाम्स, एंड आई बिलीव कि तुम लोगों को भी बहुत हेल्प करने वाला है। सो या वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोस, स्टडी ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग मेरे चैनल पे आती रहेगी, एंड आई कीप यू गाइस कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। और जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जनवरी से ना तुम लोगों को बताने के लिए, वो फॉलो करने के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट, सो फिर मिलते हैं और एक ऐसी प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग के साथ। बाय बाय।